हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एग्जाम खत्म होने के बाद कनक और उसके दोस्त एग्जाम स्ट्रेस जाने की खुशी में कनक के एक दोस्त रियांशी के घर मिलकर एक हाउस पार्टी रखते हैं, जहां सभी समय पर पहुंच जाते हैं। कुछ देर गाना गाने और नाचने के बाद सभी दोस्तों में से रवीश कहता है, अरे यार बहुत मटक लिया, अभी पेट पूजा का क्या इंतजाम है? हाँ यार रियांशी, हाउस पार्टी के चलते मैं तो सुबह से भूखी हूँ, इसलिए कुछ बढ़िया सा टेस्टी और मजेदार ही खिलाइयो। तुम दोनों को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं दोस्त नहीं दो भुक्कड़ वाले हैं। खाना ऑर्डर किया है मैंने, अभी आया नहीं है। तो कब आएगा महारानी? हमारे जाने के बाद घर में ही कुछ बना लेती ना। पागल है क्या? ये बनाती तो अब तक बनाती ही रह जाती, और इसके हाथ का बना खाना खाने से अच्छा मैं खुद ही मैगी बनाकर खा लूं। कर ली बकवास, मोटे मेरे घर आकर मेरा ही मजाक उड़ा रहा है। अभी खाने की जगह 2-4 मुक्के खा लेगा। दोनों शांत बैठो, अभी आता ही होगा खाना। पर तूने ऑर्डर क्या किया है ये तो बता दे, उसके आने तक सोच सोच कर ही सब्र कर लेंगे। क्यों मरे जा रहे हो? जब आएगा तो देख लेना। तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी डोरबेल बजती है, तो रियांशी दरवाजा खोलने जाती है और खाना लेकर अंदर आती है। तीनों खाना खाने बैठते हैं। तभी रियांशी खाना खोलते हुए कहती है, हाजिर है गरम गरम मटका वेज बिरयानी। वाह यार, आज लिया ना तूने अपने दिमाग से काम। वाह क्या खुशबू है। रियांशी, आज तो पेट के साथ साथ आत्मा भी तृप्त हो जाएगी। क्या कहा? मटका बिरयानी? मतलब अभी पानी भरने वाले मटके में बिरयानी मंगवाई है तूने? गजब आइटम है ये तो। ओ मैडम, मैंने मटके में बिरयानी नहीं ऑर्डर की, मैंने मटका बिरयानी ही ऑर्डर की है। खाकर देख, उंगली चाटती न रह जाए तो कहियो। अरे यार, ऐसा क्या 56 भोग वाला स्वाद आ जाएगा इस मटका बिरयानी में? भूखे पेट में तो अभी तू मुझे बैगन भी खिला देगी ना, वो भी टेस्टी लगेंगे। ठीक है, ला फिर अपनी वाली मटका बिरयानी मुझे दे, तू जाकर बैंगन ही ठूस। चुप कर, अभी कुछ भी हो, जो ऑर्डर किया है खाना तो पड़ेगा ना, हाथ हटा चल। तभी तीनों मिलकर मटका बिरयानी को एक प्लेट में परोस कर खाने लगते हैं। कनक को मटका बिरयानी इतनी स्वादिष्ट लगती है कि वो कुछ ही पलों में मटके में रखी सारी बिरयानी चट कर जाती है और एक लंबी सी डकार लेकर कहती है, आहा मजा आ गया, पार्टी में आना सफल हो गया यार। रियांशी, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तू ऐसी पार्टियाँ देती रहे और हर पार्टी में मुझे ऐसी मटका बिरयानी खाने को मिलती रहे। अपना आशीर्वाद अपने पास रख और चुपचाप दोनों बिल में कंट्रीब्यूशन के पैसे निकालो। ए यार तू खा लेना, पैसे वैसे की बाद में देखेंगे। ऐसे ही तीनों कुछ देर तक बातें करते हैं। फिर कनक रवीश अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। उस दिन मटका बिरयानी खाने के बाद से उसका स्वाद कनक की जुबान से नहीं जाता। समय बीतता है और एक रोज वो खाने में पुलाव देखकर अपनी माँ विनीता से कहती है, माँ, आपने कभी मटका बिरयानी खाई है? तूने करेले का हलवा खाया है? क्या फालतू सवाल कर रही हो? करेले का भी कोई हलवा हुआ है? हाँ तो बिरयानी भी पतीले या हांडी में बनती है, मटके में नहीं। ऐसी बकवास बातें मत किया कर, समझ आई? खाना खा। माँ बकवास नहीं कर रही, मैंने भी रियांशी के घर ही खाई थी, तभी पता चला। मैंने सोचा आपको बनाने को कहूँगी, पर आपने तो नाम ही पहली बार सुना है, तो बनाओगी क्या? खा। तो तूने तो खाया है ना, तू ही बना कर खिला दे अपनी माँ को। पर नहीं, वो करना तो भारी लगेगा तुझे। विनीता की बातों का कनक कोई जवाब नहीं देती। एक रोज वो रवीश के साथ उसका फूड ब्लॉग वीडियो शूट करने के लिए जगह जगह घूमते हुए कनक को मटका अंडा बिरयानी की दुकान मिलती है, जहां लोगों की बहुत भीड़ लगी होती है। तभी वो वहां जाकर मटका अंडा बिरयानी बनाने की रेसिपी दुकानदार से पूछते हुए कहती है, भैया आप ये इतनी स्वादिष्ट मटके में अंडा बिरयानी कैसे बना लेते हैं? हाथों से बेटा, और कैसे? भैया लड़की बिरयानी बनाने की विधि पूछ रही है। अच्छा ऐसे बोलो ना, अभी बताते हैं। तभी दुकानदार उसे मटके के अंदर अंडा बिरयानी अपनी आंखों के सामने बना कर दिखाता है और मटके से निकालकर बिरयानी एक कुल्हड़ में परोस कर देता है और उसके ऊपर से चीज भी डालकर देते हुए कहता है, ये लो, ऐसे बनती है मटका बिरयानी। ये तो ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा, अभी घर पर बनाने का ट्राई करूंगी। बताने के लिए आपका शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसा, सभी को ये मटका बिरयानी का स्वाद अच्छा लगता है, लेकिन इसे बनाने में कितनी मेहनत होती है ये कोई नहीं पूछता। तुमने पूछा तो अच्छा लगा, अभी इसको खाकर देखो। तभी दोनों वहाँ बैठकर बिरयानी खाते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं।
कनक मटका बिरयानी को घर पर बनाने की ट्राई करती है। वो ज्यादा बिरयानी बनाने के लिए एक मिट्टी का मटका भी लेकर आती है और उसमें बिरयानी बनाने की तैयारी करती है। मटके में बिरयानी को चढ़ाकर वो कमरे में चली जाती है और वापस आकर उसे चेक करना ही भूल जाती है, जिससे मटका गैस पर रखे रखे काला हो जाता है। तभी विनीता किचन में आती है और फट से गैस बंद करके कपड़े से मटके को पकड़कर नीचे रखती है और चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या भला पकाने बैठी थी ये लड़की। कनक, कनक। हाँ माँ, क्या हुआ? ये जली जली सी बदबू क्यों आ रही है? ओह नो, मेरी बिरयानी। माँ, गैस पर एक मटका जैसा बर्तन रखा था, कहाँ गया? जल गया। ये पड़ा काला सा तेरा मटका। क्या? पर कैसे? मुझसे क्या पूछ रही है? किचन में तू थी कि मैं? अब इस मटके में जो भी खिचड़ी पकाई है ना, उसे मटके सहित बाहर फेंक करा। तभी कनक मटके का ढक्कन हटाकर देखती है तो उसमें रखी सारी बिरयानी जल चुकी होती है। कुछ देर में मटका ठंडा होने पर वो उसे लेकर बाहर फेंकने जा ही रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन शांता वहाँ आकर कहती है, अरे विनीता बहन, तेरे घर से बहुत बढ़िया खाने की खुशबू आ रही थी। मुझे भी बता किस खुशी में और क्या बनाया है? ये और जले पर नमक छिड़कने आई है। सोचा था मटके में बिरयानी बनाकर मस्त माँ को खिलाऊंगी, पर शांता तेरी नाक क्या खुशबू ही लेने आती है। खाने की खुशबू आई तुझे, लेकिन जलने की महक नहीं आई। क्या जल गया? खाना? अच्छा, अब समझी। मटके में खाना बनाएगी तो जलेगा ही ना। अच्छा, शाम को बाजार जाते वक्त मुझे आवाज लगा दियो, चलती हूँ। तभी शांता चली जाती है और कनक भी जला हुआ मटका बाहर फेंक आती है और अपनी माँ को अपने हाथ की मटका बिरयानी ना खिला पाने पर उसे अफसोस होता है। समय बीतता है। एक रोज वो दोपहर के खाने के लिए अपने कमरे से बाहर आती है तो उसे एक बढ़िया सी खुशबू आती है और वो खुद से कहती है, ये खुशबू तो जानी पहचानी लगती है, कहीं माँ ने खाने में। तभी वो भागी भागी हॉल में आती है और देखती है कि विनीता मटके में से बिरयानी प्लेट में परोस रही है, जिसे देखकर कनक की आंखें चमक जाती है और वो खुशी से बोलती है, मटका बिरयानी माँ आपने घर में बनाई? हाँ, वो भी बिना जलाए। मुझे पता था कि तुझे बिरयानी नहीं बनानी आती, तो तू उदास हो गई, इसलिए मैंने ही बना दी तेरे लिए। अब खाकर बता कैसी बनी है तेरी मटका बिरयानी। थैंक यू माँ, लेकिन पहले आप खाओगी। हाँ हाँ ठीक है, अभी बैठ तो सही। तभी दोनों माँ बेटी बैठकर मटका बिरयानी खाने का मजा लेती हैं और कुछ समय में विनीता कनक को भी मटका बिरयानी घर पर ही बनाना सिखा देती है। जैसा सोना का नाम था वैसे ही सोना के काम थे। सोना का बस चलता तो वो सोने में कुंभकर्ण को भी मात दे देती। उसकी सोने की आदत की वजह से वो पढ़ भी नहीं पाई थी, क्योंकि एग्जाम्स देने के समय भी वो सो गई थी। इसी के साथ उसे घर का कोई काम भी करना नहीं आता था, क्योंकि वो काम करते करते भी सो जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सोना की माँ उससे कहती है, अरे आज मेरा बस चले तो पूरी गली को दावत दे दूं। अरे माँ, ऐसा क्या हो गया जो इतना शोर कर रही हो? मैं बस 10 घंटे में जग गई। अरे अब तो तेरे जागने के दिन है। मैंने तेरी फोटो रिश्ते के लिए दी थी और पता नहीं कैसे उन्हें तू पसंद आ गई। अब जल्दी जा और मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला। हाँ हाँ, करवा दो मेरी शादी, कम से कम वहाँ चैन से सो तो पाऊंगी। इतना कहकर सोना चाय बनाने के लिए किचन में जाती है, लेकिन वापस ही नहीं आती। तो उसकी माँ उर्मिला किचन में जाकर देखती है। अरे ओ सोना, तू पागल है क्या जो किचन में सो गई? अरे तू तो मेरे कर्म में थुकवाएगी। ससुराल वाले कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं बना सकती। अरे चाय बनाने को कहा था, बीरबल की खिचड़ी नहीं, पूरी की पूरी चाय ही जला दी। हट यहाँ से। अरे माँ, मैं चाय बनाते हुए थक गई और सो गई, और जिसके बाद मेरे सपने में गणेश जी आए और बोले तू जल्दी से शादी कर ले, फिर उसके बाद तुझे इस जालिम माँ से छुटकारा मिल जाएगा। और इतने में ही तुम आ गई। अरे मैं भी तो देखूं कैसे रहेगी तू ससुराल में। अगर वो तुझे भगा दे तो वापस मत आइयो। फिर वो दिन आ ही जाता है जब उमा और प्रभास सोना को देखने आते हैं, और सोना घूंघट करके उनके लिए चाय लेकर आती है और उनके पास आकर बैठ जाती है।
कि तभी उर्मिला उमा से कहती है, अजी मेरी बेटी को तो सब बनाने आता है। ये समोसे, मट्ठी, नमक पारे, चाय सब सोना ने ही तो बनाए हैं। अरे वाह सोना बेटा, क्या बात है। और बताओ कुछ अपने बारे में। तभी जोर से खराटों की आवाज आती है और उर्मिला समझ जाती है कि सोना घूंघट में ही सो गई है। तो तभी वो उसे चूटी काटकर जगाती है, जिसकी वजह से सोना की चीख निकल पड़ती है। आई, वो क्या पूछ रहे थे आप? आपको क्या क्या पसंद है? जी मुझे तो सोना पसंद है। वाओ, आप गोल्ड में रुचि रखती हैं। इट्स अमेजिंग। अरे नहीं नहीं, सोना प्रभास को बताने ही वाली होती है कि उर्मिला बीच में ही उसकी बात काट देती है और कहती है, जी मेरी बच्ची को तो सोने का बहुत शौक है और उसका नाम भी तो हमने सोना रखा है। वाह क्या बात, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ समय के बाद ही उनकी शादी का दिन आ जाता है कि तभी सोना मंडप पर ही सो जाती है और पंडित जी बोलते हैं, अब लड़के अपना हाथ आगे बढ़ाएं। तभी खराटों की आवाज आने लगती है, जिस पर उर्मिला समझ जाती है कि सोना सो गई है। वो रोते हुए तेजी से मंडप की तरफ जाती है और उससे लिपट जाती है, साथ ही बोलती है, अरे मेरी बेटी, तू कब इतनी बड़ी हो गई? आज तेरी शादी है। सोना उर्मिला की आवाज से जाग जाती है और हाथ बढ़ा देती है। उर्मिला की इस मेहनत के बाद में फाइनली उसकी शादी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सोना की सास उमा उससे बोलती है, बहू तू रोज रोज सुबह 10-10 बजे तक सो के उठती है, ये तो गलत बात है ना। कल टाइम से 7 बजे उठ जाइयो। कल तेरी मुंह दिखाई है और सबके लिए अच्छे से पकवान बना दियो। अरे माँ जी, पर मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। तेरी माँ ने तो ये बताया था कि सारे पकवान तू ही बनाती थी अपने घर में। माँ जी, आप तो उनकी बातों का विश्वास ही मत करो। उनका बस चले तो ये भी बोल दे कि आसमान में ये जो प्लेन उड़ रहा है ना, वो भी मैं उड़ाती हूँ। और वैसे भी शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ तो चलता ही है। हे भगवान, ये कैसी बहू ले आई मैं अपने घर। अगले दिन उमा जल्दी उठकर सब पकवान बना देती है और उसकी कुछ सहेलियां बहू की मुंह दिखाई के लिए उसके घर आती हैं और सोना उनके आगे घूंघट करके बैठ जाती है। तभी उसकी सहेली बोलती है, अरे वाह, ये पकवान तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, मजा ही आ गया। अरे होंगे क्यों नहीं, आखिर मेरी बहू ने जो बनाए हैं। वो सब तो ठीक है, पर तेरी बहू गूंगी है क्या? कुछ बोलती क्यों नहीं है? अरे मेरी बहू तो हर काम में नंबर 1 है, चाहे इसे नाचने को कह दो, गाने को कह दो। बहू जरा इन्हें गा के तो दिखा। तभी अचानक फिर से खराटों की आवाज आती है और सब डर जाते हैं, जिसके बाद उमा समझ जाती है कि सोना सो रही है और वो तेज आवाज में उसे जगाते हुए कहती है, नासपीटी सुनाई नहीं दिया क्या तुझे? तुझे मैंने बोला है कि गाना गा के दिखा। सोना नींद में ही गाना गाती है, जान मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है दिल तुझे दिया है। हाय हाय, ये गाना है? इससे अच्छा गाना तो रेलवे स्टेशन के भिखारी गा लेते हैं। बस बहुत हुआ, चलो यहाँ से चलते हैं। उमा शर्म से पानी पानी हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो अब क्या करे। जिसके बाद उमा प्रभास को सोना की सारी हरकतों के बारे में बता देती है। तभी प्रभास और उमा सोचते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना है, जिस पर उमा अपने बेटे से बोलती है, अगर सोना को इतनी ही नींद प्यारी है तो हमें भी उसे सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन उमा और प्रभास दोनों ही काफी देर तक सोते रहते हैं, लेकिन सोना की आंख खुल जाती है तो वो बोलती है, अजी सुनते हो जी, 11 बजे हैं, आपको काम पर नहीं जाना क्या? सोना क्या करूँगा, काम वाम करके सो जाओ ना तुम भी। तुम सही कहती हो, सोने के अपने ही मजे हैं। आपको सोना है तो आप सो जाओ, मैं जा रही हूँ किचन में नाश्ता करने। सोना किचन में जाती है और जाकर देखती है कि वहाँ खाने को कुछ भी नहीं है। ये देखकर वो अपनी सास उमा के कमरे में जाती है और कहती है, माँ जी, अरे जरा उठो माँ जी, दिन निकल आया है, जगना नहीं है क्या? अरे बहू, अगर सूरज निकल आया है तो ढल भी जाएगा, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दे। माँ जी आप ठीक तो है ना? दिन निकल आया है, ना आपने मुझे जगाया, ना नाश्ता दिया और तो और ना ही ताने दिए। अरे बहू, तूने तो मेरी आंखें खोल दी।
सच में बहू, बहुत ज्यादा आनंद आता है आंखें बंद करके आराम से सोने में। सोना अब खुद से वापस किचन में जाती है और सबके लिए नाश्ता तैयार करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उमा और प्रभास ने पहले से ही नाश्ता किया हुआ है, जिसकी वजह से वो दोनों सोते रहते हैं। नाश्ता करने के बाद सोना दोबारा सोने के लिए चली जाती है, लेकिन इस चिंता में उसे नींद ही नहीं आती और वो जागकर सारे घर का काम करती है। कुछ दिन इसी तरीके से चलता रहता है। उमा और प्रभास छुपकर खाना खा लेते हैं और सोने का नाटक करते हैं। ऐसे ही एक दिन सोना घर छोड़कर जाने लगती है कि तभी प्रभास और उमा अंगड़ाई लेते हुए वहां आते हैं और उससे बोलते हैं, कहाँ जा रही हो जान, सोना नहीं है क्या? हाँ बहू, दोपहर हो चुकी है, जाके सो जा। नहीं, कभी भी नहीं। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं ऐसे घर में कभी नहीं रह सकती जहाँ जब देखो लोग सोते ही रहते हैं। पर बेबी, तुमने ही तो कहा था सोने से ये फायदा है वो फायदा है। अरे बहू, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आखिर हम तो तेरी ही बात मान रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है। आप सब लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं रुक जाती हूँ, पर सब मेरी बात कान खोल के सुन लो। अब इस घर में सब सिर्फ 8 घंटे सोएंगे, और वो भी रात में। अगर इसके अलावा कोई मुझे सोता मिला तो उसकी खैर नहीं। इतना कहकर सोना बैग उठाकर वापस अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद अब वो सिर्फ और सिर्फ रात को ही सोया करती और दिन में बाकी के सारे काम किया करती। इसके अलावा वो ना तो खुद सोया करती और ना ही किसी और को सोने देती। उसका ये बदलाव देखकर प्रभास और उमा को बहुत खुशी होती है और एक बार फिर से वो तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। रानी एक अनाथ लड़की थी। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, जिसके चलते उसे भीख मांगकर अपना पेट पालना पड़ता था। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन रानी अपनी दोस्त शालू के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी भीख मांग रही होती है। तभी वहाँ एक कुलदीप नाम का सेठ मंदिर से पूजा करके निकल रहा होता है, जिसे देखकर रानी कहती है, ए सेठ, तुझे हम सीढ़ियों पर बैठी भिखारनी दिखाई नहीं दे रही क्या? तू कहना क्या चाहती है और तू है कौन जो मुझसे ऐसे बात कर रही है? पहले तो ये बता, इतना बड़ा सेठ होकर भी भिखारनों को बिना भीख दिए ही जा रहा था? बहुत भिखारन देखी है मैंने, लेकिन तेरे जैसी बेशरम भिखारन पहली बार देख रहा हूँ, जो भीख भी ऐसे मांग रही है जैसे अपना कोई दिया हुआ पुराना पैसा वसूल रही हो। सेठ, तूने मुझे बेशरम कैसे बोला? मैंने ऐसा भी कौन सा खजाना मांग लिया तुझसे? सिर्फ भीख ही तो मांग रही हूँ। तू भीख मांग रही है, डरा रही है हमें मंदिर में बैठकर। तू भी तो मंदिर में खड़ा होकर भिखारनों को भीख नहीं दे रहा। हमसे ज्यादा भिखारी तो तू ही है। तूने मुझे भिखारी बोला? अभी बताता हूँ तुझे। चुप हो जा रानी, क्यों बेवजह सेठ से लड़ रही है? अब हम किसी से जबरदस्ती भीख नहीं मांग सकते हैं ना? बिल्कुल सही बोला तुम्हारे भिखारन दोस्त ने। फिर भी जब तुम इतना मांग ही रही हो तो हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम तुम्हें भीख दे ही देते हैं। सेठ इतना कहकर अपने जेब से 10 का नोट निकालकर रानी के सामने फेंक देता है, जिसके बाद रानी उन पैसों को उठाकर सेठ को वापस देती हुई कहती है, सेठ, हम भिखारी जरूर हैं, लेकिन अपनी मेहनत से भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं। ऐसे फेंके हुए पैसे हम नहीं उठाते। अपने ये पैसे अपने पास ही रख। भिखारी होकर अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही अकड़ है तो अपनी इस अकड़ को किसी सही जगह इस्तेमाल करो और कोई काम ढूंढकर अपने हालातों को सुधारो। सेठ, जिस दुनिया में हमें मांगने पर जल्दी भीख नहीं मिलती, वहाँ हम जैसे लोगों को काम कौन देगा? जा, हमें तेरा कुछ नहीं चाहिए। रानी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और दूसरी जगह भीख मांगना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। तभी एक दिन सड़क पर भीख मांगते हुए रानी की नजर एक कामनी नाम की औरत पर पड़ती है, जो बेहोश होकर गिरने ही वाली होती है। तभी रानी भागकर उसे संभालते हुए कहती है, अरे सेठानी जी, आप ठीक तो हैं? संभालिए, आपका घर कहाँ है? मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे चक्कर आ गया होगा। तुम कौन हो? मैं तो एक भिखारन हूँ सेठानी, भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? अरे सेठानी, मेरे माँ बाप तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। तब से लेकर आज तक मैं अपनी पार्टनर के साथ मिलकर भीख मांगती हूँ। माफ करना, मुझे नहीं पता था। धन्यवाद मुझे संभालने के लिए। इसमें क्या बड़ी बात है सेठानी, इंसान को दूसरों की मदद करनी ही चाहिए। तुम बातें तो बहुत अच्छी कर लेती हो। कोई और काम भी आता है या नहीं? आता है ना, भीख मांगने का काम। उसी से मेरी अच्छी कमाई हो जाती है।
बस कभी कभी नहीं होती। मेरा मतलब है कोई काम, जैसे घर का खाना बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े धोना। हाँ सेठानी, बिल्कुल आता है, सारे काम कर लेती हूँ मैं। कामनी और रानी आपस में बात ही कर रही होती हैं कि तभी कामनी का बेटा अजय वहाँ आता है और भिखारन रानी को देखकर कहता है, तुम लोगों को कोई और काम नहीं है जहाँ थोड़े अच्छे खासे लोगों को देखा बस वहीं पहुँच जाते हो भीख मांगने के लिए? बेटा चुप हो जा, क्या बोल रहा है तू? तू पहले मेरी बात तो सुन। माँ आप चुप करो, मुझे पता है कि इन लोगों की क्या औकात होती है। जहाँ थोड़े पैसे वाले लोग देखते हैं वहीं अपनी दुख भरी कहानी लेकर भीख मांगने पहुँच जाते हैं। ए तुम कौन हो? कब से मुझे उल्टा सीधे बोलते जा रहे हो? ए सेठानी, ये है कौन? तू जानती है क्या इसे? भिखारन, ये मेरी माँ है और इनका नाम कामिनी है। तूने अपनी आवाज सुनी है गवार? सेठानी, तुझ में और तेरे बेटे में कितना अंतर है। और तू जो भी नाम हो तेरा, मैं तेरी माँ से भीख मांगने नहीं बल्कि तेरी माँ चक्कर खाकर गिरने वाली थी, मैं तो बस उसे संभालने के लिए आई थी। बताओ, भिखारनों की कोई इज्जत ही नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे बेटे को बस थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। अगर तुम चाहो तो हमारे घर में नौकरानी का काम कर सकती हो। वैसे भी मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही रहते हैं। कामनी की बात सुनकर रानी सोच में पड़ जाती है और सोचते हुए अपने मन में कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था मजाक में सीखा हुआ काम मेरे इतने काम आएगा। वैसे भी भीख मांगने से ना कोई इज्जत मिलती है ना अच्छे पैसे, शायद इसी से मेरा कोई भला हो जाए। रानी अपने मन में ये सब सोच ही रही होती है, तभी कामनी उससे कहती है, क्या हुआ, जवाब नहीं दिया तुमने? तुम नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं। नहीं सेठानी, तू तो मुझे काम दे रही है, इज्जत से कमाने का मौका दे रही है, मैं कैसे मना कर सकती हूँ? रानी इतना कहकर कामनी के साथ उसके घर चली जाती है और वहाँ रहकर वो नौकरानी का काम करना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। तभी एक दिन कामनी की दोस्त मधु उसके घर आती है। तभी रानी उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है, जिसे देखकर मधु कहती है, यार कामिनी, तेरी नौकरानी तो बड़ी अच्छी है, तेरा घर भी कितना चमक रहा है, मुझे ऐसी ही नौकरानी चाहिए। तू भी क्या बातें कर रही है? ये एक इंसान है, सामान नहीं जो तुझे लाकर दे दूं। सेठानी जी, अगर मैं आपको बिल्कुल अपनी तरह एक अच्छी नौकरानी ला दूं, तो आप क्या देंगी मुझे? अगर तुमने मुझे अपने जैसी भरोसेमंद और अच्छी नौकरानी दे दी तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी रकम दूंगी। ये तो अच्छी बात है, लगता है मेरी लॉटरी लगने वाली है। कहाँ पूरे दिन भीख मांगने के बाद कहीं जाकर पेट भरने का इंतजाम हो पाता था, यहाँ तो एक नौकरी देने पर इतने पैसे मिल रहे हैं, साथ ही मेरे दोस्तों को अच्छा काम भी मिलेगा। बोलो क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं सेठानी, मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो नौकरानी का काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो अगर आपके सिवा और कोई हो जिसे नौकरानी की जरूरत हो तो मुझे बता देना। आज से मैं अपना ये नया व्यापार शुरू करूँगी। ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है। हम बड़े लोगों को अच्छी और भरोसेमंद नौकरानी मिल जाएगी, तुम उसके बदले अच्छे पैसे ले लेना। क्या बात है रानी, तू तो बहुत समझदार है, घर बैठे बैठे ही बिजनेस करने लगी। लेकिन ये सब हुआ तो आपकी वजह से है ना। अगर आप मुझे यहाँ नहीं लाती तो मुझे इन सब के बारे में पता ही नहीं चलता। ठीक है, फिर मैं कल सुबह आऊंगी, तब तक तुम उसे बुला लेना। अभी मैं जाती हूँ। अगले दिन मधु के आने से पहले ही रानी अपने भिखारन दोस्त शालू के पास जाकर उससे सारी बातें बताकर अपने साथ कामनी के घर ले आती है और मधु के आने के बाद उसे मिलवाकर उसे भी काम पर लगवा देती है, जिसके बदले मधु उसे बहुत सारे पैसे देती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और धीरे धीरे उसका काम अच्छा चलने लगता है। तभी एक दिन रानी कामनी के पास जाती है और उसे कहती है, सेठानी, मेरा काम बहुत अच्छा चलने लगा है, तो अब मैं ये नौकरानी का काम नहीं करेगी, अब मैं अपना बिजनेस करेगी और अपने जैसों की मदद भी करेगी। लेकिन तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? तुमने कितने अच्छे से मेरा घर संभाल रखा था। आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए एक अच्छी नौकरानी लेकर आएगी जो बिल्कुल मेरी तरह आपका ध्यान रखेगी। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम अपने साथ साथ अपने साथियों का भी अच्छा और भला सोच रही हो। सेठानी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलेगी। आपकी वजह से ही मैं अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी काम दिलवा सकी। रानी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो अपना एक किराए का छोटा सा ऑफिस खोल लेती है और कई भिखारियों को रोजगार दिलाती है और इस तरह से वो सभी भिखारियों को प्रेरित करती है कि वो भी भीख मांगने की जगह कमा कर भी खा सकते हैं। इस तरह से समय के साथ रानी भिखारन से एक व्यापारन बन जाती है। साजन अपने दोस्त उदय के साथ ऑफिस में बैठकर गप्पे मार रहा होता है
कि तभी ऑफिस का पियोन बाबूलाल वहाँ आकर बोलता है। सारे सुनो, कुछ देर में ऑफिस की नई बॉस मिस संजना मैडम आने वाली है, तो अब से कोई भी इधर उधर ना घूमे। चाय दिन में 2 बार मिलेगी, लंच के अलावा कोई 5 मिनट भी एक्स्ट्रा खाता ना दिखे मुझे। ओ बॉस के चमचे, किसने कहा ये सब? यहाँ आकर बड़े रूल सुना रहा है। जा बोल दे बॉस को, साजन अग्रवाल को ये रूल पसंद नहीं आए। तभी पियोन के पीछे से एक आवाज आती है। मैंने बनाए हैं ये रूल, क्यों पसंद नहीं आए? कोई प्रॉब्लम है? पियोन के सामने से हटते ही कंपनी के बॉस गिरधर लाल सभी के सामने आते हैं और उनके आते ही सारे एम्प्लॉयज खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद साजन बोलता है। नहीं बॉस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कह रहा था कि हाथ चूम लूं जिसने ये रूल बनाए हैं। बस बस मिस्टर साजन, सभी लोग ध्यान से सुनो। मेरी बेटी अब से ऑफिस संभालेगी और उसको हर चीज परफेक्ट पसंद है, इसीलिए ये नए रूल सभी को मानने पड़ेंगे। इतना बोलकर बॉस वापस अपने कैबिन में चले जाते हैं, जिसके बाद साजन अपने दोस्त से कहता है। अबे यार उदय, पहले इस खड़ूस ने खून पिया, अब इसकी बेटी पिएगी। सही कह रहा है भाई। कुछ ही देर में एक हॉट सी लड़की की ऑफिस में एंट्री होती है, जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। पर वो साजन के पास आकर उससे बोलती है। हेलो, क्या आप मुझे अपने बॉस का कैबिन बता सकते हैं? बॉस से क्यों, हमसे मिलो। वो बुड्ढा क्या संभालेगा इस हुस्न की मलिका को। क्या बोले मिस्टर? जी वो राइट साइड से सीधे चले जाइए, वही है कैबिन। ओह ओके ओके, थैंक यू सो मच। संजना वहाँ से चली जाती है, लेकिन साजन उसके ख्यालों में डूब जाता है। इतने में ही उदय उसको ख्यालों से जगाते हुए कहता है। भाई, यही है बॉस की बेटी और हमारी नई मैडम। सच में? वाह यार, अब तो ऑफिस आने में मजा आया करेगा। जब घर पर भाभी से मार खाएगा ना, तब मुझे मजा आएगा। क्या बोला बे? ये बोला कि शाम होने वाली है, घर जाना है ना। मन तो कर रहा है कि मैडम के पास ही रह जाऊं। शाम होने पर साजन अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी कामिनी और उसकी सास राम प्यारी बैठी होती हैं। अपने पति को घर में आता देखकर कामिनी बोलती है। आ गए आप, बड़ी देर कर दी। नहीं, मेरा भूत आया है, दिखना बंद हो गया है क्या तुमको? और ये क्या लगा रखा है, बड़ी देर कर दी? घर ही आ रहा था ना, ऑफिस में बॉस के साथ गुलछर्रे थोड़ी उड़ा रहा था। अरे दामाद जी, काहे इतना बुदबुदा रहे हैं? अरे हमार बिटिया से तनिक प्यार से बात कर लिया करो। एक तो ये मेरी सास राम प्यारी, पता नहीं कब राम को प्यारी होगी। क्या फुसफुसा रहे हो? और मैंने तो ऑफिस को लेकर कुछ बोला ही नहीं, फिर इतना क्यों चिढ़ रहे हो? साजन पागल है क्या? इसको अगर पता लग गया ना ऑफिस में मैडम आई है, तो रोज ऑफिस आना शुरू कर देगी। फिर फुसफुसा रहे हो? बीवी सामने है, फिर भी खुद से ही बातें करते रहते हो। कमीनी, ओह सॉरी कामिनी, बात को समझा करो। पति जब काम से घर आता है तो उसको चाय, कॉफी या पानी पूछा जाता है, उसका खून नहीं पिया जाता। अच्छा ला रही हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ ही देर के बाद सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। खाने की टेबल पर कामिनी साजन से कहती है। अच्छा, आज ऑफिस में क्या क्या हुआ? तुम्हारी सौतन मिली थी, हद करती हो यार। वहाँ काम ही होगा, मुजरा तो होगा नहीं। तो चिल्ला क्यों रहे हो? प्यार से भी बोल लिया करो कभी। अरे बिटिया, दामाद जी थके हुए लग रहे हैं, इसीलिए शायद चिल्ला रहे हैं तेरे ऊपर। हाँ, आप ही तो समझती हो मुझे। जीना हराम करने में आप अपनी बेटी से कम थोड़ी हैं। फिर फुसफुसा रहे हो? यार तुम चैन से खाना खाने दो। अच्छा ठीक है, खा लो, हमेशा गुस्से से भरे रहते हो। सभी खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं। अगले दिन साजन जल्दी से तैयार होकर ऑफिस निकल जाता है। वहाँ पहुँचते ही वो अपनी मैडम के कैबिन के गेट पर खड़ा होकर बोलता है। मे आई कम इन मैडम? ओह मिस्टर साजन, आइए। वो आप न्यू आई हैं, तो मैंने सोचा आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। इतने में वहाँ बाबूलाल आकर कहता है। मे आई कम इन मैडम? अरे हाँ, आइए बाबूलाल जी, क्या हुआ? वो मैडम जी, हम ये पूछने आए थे कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, चाय, कॉफी? नो बाबूलाल जी, थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी चाहिए होगा तो मैं आपको बुला लूंगी। ठीक है मैडम जी, वैसे आप इनका इंट्रोडक्शन मत ही लीजिएगा, ये इस ऑफिस की बड़ी ही गिरी हुई हस्ती है। बोलिए आप, अब निकलेंगे यहाँ से या आपको सच में लाल करके भेजूं? स्टॉप इट,
आप दोनों बहस करना बंद कीजिए और बाबूलाल जी आप जाइए यहाँ से। मैं खुद देख लूंगी साजन कैसा है और कैसा नहीं। बाबूलाल वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद संजना बोलती है, हाँ मिस्टर साजन, तो बताइए अपने बारे में। वो मैडम, मैं आपका आशिक हूँ। सॉरी, आई मीन नौकर हूँ। अरे मतलब मैं बॉस हूँ। आप एम्प्लॉई हैं ना? नहीं, आप बॉस हो, मैं नौकर हूँ। इट्स ओके मिस्टर साजन, जब एक खूबसूरत लड़की आपकी बॉस हो तो ऐसी गलतियाँ होना तो लाजमी है। खूबसूरत के साथ साथ इतनी हॉट एंड सेक्सी भी तो हो मैडम आप। मिस्टर साजन, मेरे सामने होते हुए भी आप खुद से बात कर रहे हैं, क्यों? मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूँ? कौन कमबख्त कहता है कि आप इंटरेस्टिंग नहीं हो? अरे आपको देखकर तो मुर्दे में भी इंटरेस्ट जाग जाए। वाह मिस्टर साजन, बातें तो खूब बनाते हैं आप। अब जरा काम भी कर लें। जी मैडम, चलता हूँ। साजन कैबिन से बाहर आ जाता है और उसको ऐसे बाहर आता देखकर उदय बोलता है, ओए होए, क्या बात हुई इतनी देर तक मैडम से? मुझे भी बता। क्या होना था? मुझे देखते ही मैडम मेरे ऊपर फ्लैट हो गई। कहने लगी, मिस्टर साजन, आपके जैसे एम्प्लॉय ही एक कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। आई रियली लाइक यू। चल झूठा कहीं का, एक दिन में मैडम को तेरी काबिलियत दिख गई। मैंने भी यही कहा उनको। फिर मैडम ने कहा कि मिस्टर साजन, हार्डवर्किंग एम्प्लॉय की पहचान उनकी शक्ल से ही हो जाती है। अच्छा, मैडम को तुझ पर इतना भरोसा हो गया? और नहीं तो क्या। अरे साजन अग्रवाल एक हीरा है, हीरा। मैडम एक जौहरी है और हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है। साजन अपने दोस्त उदय के आगे बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा होता है, लेकिन उसके पीछे खड़ी कामिनी उनकी सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो बोलती है, इसलिए ही घर से बड़ी जल्दबाजी में आज बिना खाना लिए ही निकल गए थे, क्योंकि मैडम से जो मिलना था। साजन जब पीछे मुड़कर देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है और फिर कहता है, कमीनी, ओ सॉरी कामिनी, तुम यहाँ? हाँ मैं, और अच्छा ही हुआ आज खाने का डिब्बा घर भूल आए। उसी को देने आई थी, पर अब तुमको खाने की नहीं मार की जरूरत है। नहीं कमीनी, ऐसा नहीं है। मेरा नाम कामिनी है, मैडम का नाम तो गलत नहीं लेते। हाँ, उनका क्यों लोगे? वो तो जौहरी हैं और तुम हीरा हो, है ना? दोनों पति पत्नी की बहस देखकर उदय आग में घी डालता हुआ बोलता है, अरे भाभी जी, ये तो कह रहा था इतनी हॉट मैडम है कि घर जाने का भी मन नहीं करता। हाँ, अब आने भी नहीं दूंगी तुमको घर। घर पर तो हमेशा गुस्से से बात करते हो और मैं सोचती थी काम का प्रेशर होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है। उदय, तुझे तो साले बाद में बताऊंगा। बेबी, ऐसा नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इतने में वहाँ पर बाबूलाल भी आ जाता है और मौके का फायदा उठाते हुए कहता है, अरे मैडम, साजन साहब तो मैडम से बड़ा हंसी मजाक करते हैं और बोलते हैं काश आप हमारी बीवी होती। तुमको ना अब सच में घर आने की जरूरत नहीं है, और आए ना तो तलाक के पेपर मुंह पर मारूंगी। इतना बोलकर कामिनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद साजन बोलता है, सालो, एक एक को देख लूंगा। मौके का फायदा उठा के आज तुम सबने मेरी बैंड बजवाई है ना, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। तभी वहाँ पर संजना आकर कहती है, मिस्टर साजन, आपकी वजह से पूरे ऑफिस का माहौल खराब हुआ है, इसीलिए आपको 3-4 दिन की छुट्टी देती हूँ। अपने घर जाइए और अपने मसले सुलझाइए। पर मैडम नहीं। साजन की बात को सुने बिना ही संजना वहाँ से चली जाती है। साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ बाबूलाल और उदय उस पर हंसने लगते हैं, जिसके बाद बेचारा साजन अब ना घर जाने लायक रहता और ना ही ऑफिस आने लायक रहता। पूजा बहुत ही मनमोहक स्वभाव की थी। पूजा को खाने का बहुत शौक था। एक दिन वो अपने कमरे में बैठकर खा रही थी कि तभी उसकी माँ अर्चना आकर कहती है, तू कमरे में अकेली बैठकर क्या कर रही है? शाम हो गई, जब मेरे लिए चाय बना दे। माँ, मैं चाय के साथ सैंडविच भी बना दूँ, बहुत मन हो रहा है खाने का। मुंह में पहले से ही भर रखा है और अभी तुझे और भरना है? कुछ नहीं बनाना, जब बस मेरे लिए चाय बना ले आ। माँ प्लीज ना, मेरा मन बहुत हो रहा है, सच में बनाने दो ना। अच्छा ठीक है, बना ले, लेकिन तेल ही मत भर दियो, समझी? पूजा अर्चना को मनाकर सैंडविच बनाने किचन में चली जाती है और थोड़ी देर में वो चाय और सैंडविच बना लेती है और बाहर हॉल में अपनी माँ के साथ खाने लगती है कि थोड़ी देर में पूजा की सहेली दीपंशी आती है
और वो दोनों को ऐसे खाता देखकर कहती है, लगता है बिल्कुल सही समय पर आई हूँ। गरम गरम चाय और सैंडविच, आय हाय मजा ही आ गया। हाँ बिल्कुल, आ खड़ी क्यों है बेटा, बैठ आकर। ये तेरे हाथ में क्या है? कुछ देने आई है या लेने आई है? तूने ये आने वाली है इसलिए तो सैंडविच नहीं बनाया ना, कहीं तुम दोनों सहेली मिलकर पार्टी करने वाली हो। अरे नहीं आंटी जी, मैं तो यहाँ पर ब्रेड रोल देने के लिए आई थी। आज घर पर ही बनाए थे तो सोचा आप लोगों को भी खिला दूं। दीपांशी के ब्रेड रोल देने के बाद जैसे ही पूजा उसको टेस्ट करती है तो अपने हाथ को चाटते हुए कहती है, आय हाय मजा आ गया। आज तक मैंने ऐसी यम्मी चीज कभी नहीं खाई। बहुत ही टेस्टी है। कैसे बनाए? हाँ तुझे तो सभी अच्छा लगता है। अभी तक सैंडविच खाने का मन था तो सैंडविच अच्छा लग रहा था, अब ब्रेड रोल खा लिया तो जुबान यहाँ फिसल गई। तेरी जुबान का कोई ईमान धर्म है कि नहीं? माँ जुबान नहीं, इंसान का ईमान धर्म होता है। और सच में मैंने तो अपनी लाइफ में कभी इतनी टेस्टी चीज नहीं खाई। लो आप भी खाकर देखो ना। नहीं मुझे नहीं खाना, तू खाइए। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं बाजार जा रही हूँ, मुझे सामान लाना है। ठीक है। अच्छा दीपांशी तू बताना कैसे बनाई है? बहुत ज्यादा टेस्टी है, मुझे भी सीखनी है। दीपांशी पूजा को ब्रेड रोल बनाने की रेसिपी बता देती है और थोड़े ही दिनों में पूजा ब्रेड रोल बनाना सीख भी लेती है। एक रोज ब्रेड रोल बनाकर वो खाने लगती है। कई दिनों तक वो रोज ऐसे ही खाती है। कुछ दिनों बाद वो ब्रेड रोल बनाकर उसको पैक करके अपने बॉयफ्रेंड अनिकेत के पास जाती है और उससे कहती है, ये लो खाओ और खाकर बताओ कैसे बने हैं। अरे वाह यार, ये तो सच में बहुत अच्छा है। कहाँ से लाई हो? चलो वहीं खाने चलते हैं। मैंने खुद बनाए हैं अपने हाथों से। मानते हो ना, मुझे भी कितना अच्छा खाना बनाना आता है। हाँ मानना तो पड़ेगा, वाकई बहुत ही अच्छा बना है ये। जब से मैंने ये ब्रेड रोल खाए हैं ना, मेरी जुबान से तो इसका टेस्ट जा ही नहीं रहा है। मैं तो रोज खाती हूँ। तुम पागल हो, ऑयली चीजों को रोज रोज नहीं खाना चाहिए, तबीयत खराब हो सकती है। अभी तुमने खुद खाए हैं ना, इतने टेस्टी लग रहे हैं ब्रेड रोल। तो कोई इंसान बिना ब्रेड रोल खाए कैसे रह सकता है? ये बात कैसे भूल गया मैं। पूजा को कोई बात समझाने के लिए दिमाग की जरूरत है और उसके पास दिमाग तो है ही नहीं। इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से खा पी कर चले जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद अनिकेत और पूजा अपने अपने घरों में शादी के लिए बात करते हैं। दोनों के घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद पूजा ससुराल को अच्छे से संभालती है, लेकिन उसकी ब्रेड रोल खाने की आदत नहीं जाती। वो आए दिन ब्रेड रोल बनाती, खुद भी खाती और अपनी सास सुनंदा को भी खिलाती। सुनंदा को भी पूजा के बनाए ब्रेड रोल बहुत पसंद आते। वो भी आए दिन बोलती थी ब्रेड रोल बनाने के लिए। दोनों सास बहू को यूं रोज रोज इस तरह ब्रेड रोल खाता देखकर एक दिन अनिकेत दोनों से कहता है, तुम दोनों को अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है क्या? इतना ज्यादा ऑयली खाना। और पूजा जरा अपने आप को देखो, तुम्हारा वजन कितना बढ़ता जा रहा है, थोड़ा तो ख्याल रखो। तुझे नहीं खाना तो मत खाया करना, लेकिन हमें रोक क्यों रहा है? बहू इतना अच्छा ब्रेड रोल बनाती है, मैं तो बोलती हूँ तू भी खाया कर। माँ आपको तो अपनी बहू को समझाना चाहिए और आप हो कि मुझे ही बोल रही हो। आप भी ना, हमने थोड़े ब्रेड रोल क्या खा लिए, आपको चिढ़ होने लगी। एक तो वैसे ही आज इतने दिनों बाद खाया है और आप फिर शुरू हो गए। तुम माँ को तो देखो, उनका शरीर इतना ऑयली खाना नहीं झेल सकता और तुम हो कि खुद तो खा ही रही हो और माँ को भी खिलाई जा रही हो। बहू मुझे नहीं खिलाती, मुझे अच्छा लगता है तभी मैं खाती हूँ। तू बहू को बोलना बंद कर पहले। सुनंदा और पूजा मिलकर अनिकेत को ही चुप करवा देते हैं और दोनों फिर से ब्रेड रोल खाने लगते हैं। अनिकेत जब जब उन्हें रोकता तो वो उसे ही बार बार चुप करवा दिया करते, लेकिन अपनी इस आदत को नहीं छोड़ते। कुछ दिनों बाद जब सुनंदा अपने कमरे में बैठी होती है तो सुनंदा पूरे दिन अपने कमरे में ही रहती है, थोड़ी देर के लिए भी कमरे से बाहर नहीं आती। तो पूजा उसके कमरे में जाकर अपनी सास को कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप आज बाहर क्यों नहीं गई? पूरा दिन निकल गया, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? पता नहीं बहू, अजीब सा मन हो रहा है, उल्टी भी हो गई 2 बार, कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं माँ जी, बदलते मौसम की वजह से हो रहा होगा। ये लो, मैं आपके लिए ब्रेड रोल लाई हूँ, ये खा लो, ठीक हो जाओगी आप। हाँ सही बोल रही है तू, शायद मौसम की वजह से हो रहा होगा, लेकिन मेरा ब्रेड रोल खाने या कुछ भी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। एक तो खाना ही पड़ेगा, खास आपके लिए बना कर लाई हूँ मैं। खास आज चीज वाले बनाए हैं, खाकर बताओ कैसा बना है। ठीक है, तू अब इतने प्यार से लाई है तो खा लेती हूँ। पूजा की बात मानकर सुनंदा ब्रेड रोल खा लेती है।
और खाने के थोड़ी देर बाद ही उसे चक्कर आते हैं। वो गिर जाती है। पूजा परेशान होकर सुनंदा को हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ सुनंदा का चेकअप होने लगता है। कुछ देर में अनिकेत भी हॉस्पिटल आता है और पूजा से कहता है, देख लिया तुमने, आज तुम्हारी वजह से माँ की ये हालत है। मैं तुम्हें हमेशा मना करता था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी ही चलानी है ना। अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। लेकिन मेरी वजह से क्या हुआ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। दोनों बातें कर ही रहे थे कि थोड़ी देर में डॉक्टर सुनंदा का चेकअप करके बाहर आता है और बोलता है, आपकी माँ जी के शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण इन्हें अब बीपी की शिकायत हो गई है। ब्लड प्रेशर के मरीजों को आलू का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। अधिक सेवन करने से समस्या और बढ़ सकती है। देख लिया तुमने, मैं तुम्हें मना करता था ना। अब भी बोल दो कि तुम्हारी क्या गलती है। मुझे नहीं पता था, आलू भी हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? आपको इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इनके खाने पीने का, दवाई का, तो ये कुछ ही समय में ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर की बात सुनकर पूजा को अपनी सारी गलती समझ में आती है और अनिकेत पूजा सुनंदा के पास जाकर सारी बात बताते हैं और पूजा बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात को ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। बहू, इसमें तेरी गलती नहीं है और मैं भी तो अनिकेत की बातों को अनसुना करती थी। और बेटा, तू बहू से नाराज मत हो, किसी को क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है माँ, लेकिन अब पूजा को आपका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पूजा को अपनी गलती समझ में आती है। वो सबसे माफी मांगती है और ब्रेड रोल बनाना और खाना बंद कर देती है। साथ ही अपनी सास का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ दिनों बाद उसकी सास ठीक हो जाती है, जिसके बाद पूजा लिमिट में ही ब्रेड रोल खाया करती। जैसा सोना का नाम था वैसे ही सोना के काम थे। सोना का बस चलता तो वो सोने में कुंभकर्ण को भी मात दे देती। उसकी सोने की आदत की वजह से वो पढ़ भी नहीं पाई थी, क्योंकि एग्जाम देने के समय भी वो सो गई थी। इसी के साथ उसे घर का कोई काम भी करना नहीं आता था, क्योंकि वो काम करते करते भी सो जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सोना की माँ उससे कहती है, अरे आज मेरा बस चले तो पूरी गली को दावत दे दूं। अरे माँ, ऐसा क्या हो गया जो इतना शोर कर रही हो? मैं बस 10 घंटे में जग गई। अरे अब तो तेरे जागने के दिन है। मैंने तेरी फोटो रिश्ते के लिए दी थी और पता नहीं कैसे उन्हें तू पसंद आ गई। अब जल्दी जा और मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला। हाँ, करवा दो मेरी शादी, कम से कम वहाँ चैन से सो तो पाऊंगी। इतना कहकर सोना चाय बनाने के लिए किचन में जाती है, लेकिन वापस ही नहीं आती। तो उसकी माँ उर्मिला किचन में जाकर देखती है। अरे ओ सोना, तू पागल है क्या जो किचन में सो गई? अरे तू तो मेरे कर्म में थुकवाएगी। ससुराल वाले कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं बना सकती। अरे चाय बनाने को कहा था, बीरबल की खिचड़ी नहीं, पूरी की पूरी चाय ही जला दी। हट यहाँ से। अरे माँ, मैं चाय बनाते हुए थक गई और सो गई, और जिसके बाद मेरे सपने में गणेश जी आए और बोले तू जल्दी से शादी कर ले, फिर उसके बाद तुझे इस जालिम माँ से छुटकारा मिल जाएगा। और इतने में ही तुम आ गई। अरे मैं भी तो देखूं कैसे रहेगी तू ससुराल में। अगर वो तुझे भगा दे तो वापस मत आइयो। फिर वो दिन आ ही जाता है जब उमा और प्रभास सोना को देखने आते हैं और सोना घूंघट करके उनके लिए चाय लेकर आती है और उनके पास आकर बैठ जाती है कि तभी उर्मिला उमा से कहती है, अजी मेरी बेटी को तो सब बनाने आता है। ये समोसे, मट्ठी, नमक पारे, चाय सब सोना ने ही तो बनाए हैं। अरे वाह सोना बेटा, क्या बात है। और बताओ कुछ अपने बारे में। तभी जोर से खराटों की आवाज आती है और उर्मिला समझ जाती है कि सोना घूंघट में ही सो गई है। तो तभी वो उसे चूटी काटकर जगाती है, जिसकी वजह से सोना की चीख निकल पड़ती है। आई, वो क्या पूछ रहे थे आप? आपको क्या क्या पसंद है? जी मुझे तो सोना पसंद है। वाओ, आप गोल्ड में रुचि रखती हैं। इट्स अमेजिंग। अरे नहीं नहीं। सोना प्रभास को बताने ही वाली होती है कि उर्मिला बीच में ही उसकी बात काट देती है और कहती है, जी मेरी बच्ची को तो सोने का बहुत शौक है और उसका नाम भी तो हमने सोना रखा है। वाह क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ समय के बाद ही उनकी शादी का दिन आ जाता है कि तभी सोना मंडप पर ही सो जाती है और पंडित जी बोलते हैं, अब लड़के अपना हाथ आगे बढ़ाएं। तभी खराटों की आवाज आने लगती है।
जिस पर उर्मिला समझ जाती है कि सोना सो गई है। वो रोते हुए तेजी से मंडप की तरफ जाती है और उससे लिपट जाती है, साथ ही बोलती है, अरे मेरी बेटी, तू कब इतनी बड़ी हो गई? आज तेरी शादी है। सोना उर्मिला की आवाज से जाग जाती है और हाथ बढ़ा देती है। उर्मिला की इस मेहनत के बाद में फाइनली उसकी शादी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सोना की सास उमा उससे बोलती है, बहू, तू रोज रोज सुबह 10-10 बजे तक सो के उठती है, ये तो गलत बात है ना। कल टाइम से 7 बजे उठ जाइयो। कल तेरी मुंह दिखाई है और सबके लिए अच्छे से पकवान बना दियो। अरे माँ जी, पर मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। तेरी माँ ने तो ये बताया था कि सारे पकवान तू ही बनाती थी अपने घर में। माँ जी, आप तो उनकी बातों का विश्वास ही मत करो। उनका बस चले तो ये भी बोल दे कि आसमान में ये जो प्लेन उड़ रहा है ना, वो भी मैं उड़ाती हूँ। और वैसे भी शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ तो चलता ही है। हे भगवान, ये कैसी बहू ले आई मैं अपने घर। अगले दिन उमा जल्दी उठकर सब पकवान बना देती है और उसकी कुछ सहेलियां बहू की मुंह दिखाई के लिए उसके घर आती हैं और सोना उनके आगे घूंघट करके बैठ जाती है। तभी उसकी सहेली बोलती है, अरे वाह, ये पकवान तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, मजा ही आ गया। अरे होंगे क्यों नहीं, आखिर मेरी बहू ने जो बनाए हैं। वो सब तो ठीक है, पर तेरी बहू गूंगी है क्या? कुछ बोलती क्यों नहीं है? अरे मेरी बहू तो हर काम में नंबर 1 है, चाहे इसे नाचने को कह दो, गाने को कह दो। बहू, जरा इन्हें गा के तो दिखा। तभी अचानक फिर से खराटों की आवाज आती है और सब डर जाते हैं, जिसके बाद उमा समझ जाती है कि सोना सो रही है और वो तेज आवाज में उसे जगाते हुए कहती है, नासपीटी सुनाई नहीं दिया क्या तुझे? तुझे मैंने बोला है कि गाना गा के दिखा। सोना नींद में ही गाना गाती है, जान मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है दिल तुझे दिया है। हाय हाय, ये गाना है? इससे अच्छा गाना तो रेलवे स्टेशन के भिखारी गा लेते हैं। बस बहुत हुआ, चलो यहाँ से चलते हैं। उमा शर्म से पानी पानी हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो अब क्या करे। जिसके बाद उमा प्रभास को सोना की सारी हरकतों के बारे में बता देती है। तभी प्रभास और उमा सोचते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना है, जिस पर उमा अपने बेटे से बोलती है, अगर सोना को इतनी ही नींद प्यारी है तो हमें भी उसे सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन उमा और प्रभास दोनों ही काफी देर तक सोते रहते हैं, लेकिन सोना की आंख खुल जाती है तो वो बोलती है, अजी सुनते हो जी, 11 बजे हैं, आपको काम पर नहीं जाना क्या? सोना, क्या करूँगा, काम वाम करके सो जाओ ना तुम भी। तुम सही कहती हो, सोने के अपने ही मजे हैं। आपको सोना है तो आप सो जाओ, मैं जा रही हूँ किचन में नाश्ता करने। सोना किचन में जाती है और जाकर देखती है कि वहाँ खाने को कुछ भी नहीं है। ये देखकर वो अपनी सास उमा के कमरे में जाती है और कहती है, माँ जी, अरे जरा उठो माँ जी, दिन निकल आया है, जगना नहीं है क्या? अरे बहू, अगर सूरज निकल आया है तो ढल भी जाएगा, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दे। माँ जी, आप ठीक तो है ना? दिन निकल आया है, ना आपने मुझे जगाया, ना नाश्ता दिया और ना ही ताने दिए। अरे बहू, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। सच में बहू, बहुत ज्यादा आनंद आता है आंखें बंद करके आराम से सोने में। सोना अब खुद से वापस किचन में जाती है और सबके लिए नाश्ता तैयार करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उमा और प्रभास ने पहले से ही नाश्ता किया हुआ है, जिसकी वजह से वो दोनों सोते रहते हैं। नाश्ता करने के बाद सोना दोबारा सोने के लिए चली जाती है, लेकिन इस चिंता में उसे नींद ही नहीं आती और वो जागकर सारे घर का काम करती है। कुछ दिन इसी तरीके से चलता रहता है। उमा और प्रभास छुपकर खाना खा लेते हैं और सोने का नाटक करते हैं। ऐसे ही एक दिन सोना घर छोड़कर जाने लगती है कि तभी प्रभास और उमा अंगड़ाई लेते हुए वहाँ आते हैं और उससे बोलते हैं, कहाँ जा रही हो जान, सोना नहीं है क्या? हाँ बहू, दोपहर हो चुकी है, जाके सो जा। नहीं, कभी भी नहीं, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं ऐसे घर में कभी नहीं रह सकती जहाँ जब देखो लोग सोते ही रहते हैं। पर बेबी, तुमने ही तो कहा था सोने से ये फायदा है वो फायदा है। अरे बहू, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है?
आखिर हम तो तेरी ही बात मान रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, आप सब लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं रुक जाती हूँ, पर सब मेरी बात कान खोल के सुन लो। अब इस घर में सब सिर्फ 8 घंटे सोएंगे, और वो भी रात में। अगर इसके अलावा कोई मुझे सोता मिला तो उसकी खैर नहीं। इतना कहकर सोना बैग उठाकर वापस अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद अब वो सिर्फ और सिर्फ रात को ही सोया करती और दिन में बाकी के सारे काम किया करती। इसके अलावा वो ना तो खुद सोया करती और ना ही किसी और को सोने देती। उसका ये बदलाव देखकर प्रभास और उमा को बहुत खुशी होती है और एक बार फिर से वो तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।